हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी जीत की? तो ये जो है हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च की यूनिट 2 की पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को पैटर्न को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पीवाईक्यू को ज़रूर करके जाइएगा, ये आपको हर तरीके से मदद करती है। आपने पढ़ा तो होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने और क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू डू पीवाईक्यू। तो आज की वीडियो में जो है हम कवर करने जा रहे हैं रिसर्च यूनिट की पार्ट 3। और तो अपना नोटबुक ले लीजिए और वीडियो के साथ साथ आप भी सॉल्व करते चलिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द थ्री प्रेडिक्टर एक्सप्लेन 49% ऑफ वेरिएंस इन अ क्राइटेरियन वेरिएबल। What would be the value of multiple correlation? तो जो मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है √r²। तो हमारा जो r² है वो दिया हुआ है यहाँ पे, कितना परसेंटेज है? 49%। तो अंडर रूट करते हैं तो 0. ये 49% को अगर ये करते कन्वर्ट करेंगे तो 0.49, और 0.49 को अगर रूट से ब्रेक करते हैं तो 0.79 आता है। द राइट आंसर इज 70। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सिंपल बाईवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। बाई यानी दो, लीनियर यानी जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें। तो कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि बी कोएफिशिएंट इज अ स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, बिल्कुल सही है। द बी कोएफिशिएंट डिनोट चेंज इन वाई व्हेन एक्स चेंज बाय 1 यूनिट, बिल्कुल सही है। द एरर ऑफ प्रेडिक्शन वैल्यू अ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 0, जी नहीं, ये गलत है। And the fourth option is, if the coefficient is significant, the product moment correlation between x and y also significant. So the right answer is A, B and D. A, B and D किस में है? A, B and D जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोरिलेशन मैट्रिक्स was factor analyzed by the three methods listed below and the same number of factor were extracted। कहता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स को नीचे दिए गए 3 तरीकों में से फैक्टर विश्लेषित किया गया था और समान संख्या में फैक्टर निकाले गए थे। कौन कौन सा मेथड यूज किया गया था? प्रिंसिपल कंपोनेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड प्रिंसिपल एक्सेस मेथड। इसे कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी जो फैक्टर सबसे ज़्यादा वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करता है उससे कम करता है, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो करता है वो पीसीए करता है, प्रिंसिपल एक्सिस मेथड। पीसीएम सबसे ज़्यादा करता है। देन प्रिंसिपल एक्सिस मेथड करता है। तो फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। देन सी, प्रिंसिपल एक्सिस मेथड सबसे कम जो करता है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड करता है, यानी ए, सी एंड बी। ए, सी एंड बी जो है वो ऑप्शन फोर्थ में है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। असर्शन रीजन में कहता है, सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोमैक्स रोटेटेड फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। रीजन में क्या कहता है कि प्रोमैक्स रोटेशन इज अ मेथड ऑफ ऑब्लिक रोटेशन। तो प्रोमैक्स जो है वो ऑब्लिक रोटेशन है, और ऑब्लिक रोटेशन जो है जिससे कि सेकेंड ऑर्डर फैक्टर संभव है। तो
असर्शन भी सही है और रीजन भी उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ कंटीजेंसी टेबल one of the cell has an obtained frequency of 20 and expected frequency of 30. What would be the contribution of the cell toward the total chi-square value? तो chi square का जो फॉर्मूला होता है FO माइनस AP का स्क्वायर बाय FE होता है। तो इसमें क्या कहता है कि FO जो है ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। तो 20 माइनस 30 का स्क्वायर बाय 30 करते हैं। तो 20 माइनस 30 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस 10 का स्क्वायर होगा। माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100 बाय 30 यानी 3.3, जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है असर्शन रीजन द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन often involve the problem of auto correlation. रीजन कहता है quasi experiment compared to laboratory experiment do not control secondary variance efficiently. यानी टाइम सीरीज डिजाइन के विश्लेषण में अक्सर ऑटो कोरिलेशन की समस्या होती है, जबकि कहता है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट में प्रयोगशाला में क्या करते, प्रयोगशाला की तुलना में जो है वे द्वितीय वेरिएंट को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो है असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो कोरिलेशन वो टाइम से रिलेटेड है और जो कि सेकेंडरी वेरिएंस नहीं है। द राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विजय obtained a percentile rank of 16 on an abstract reasoning test. यानी विजय को abstract reasoning टेस्ट में 16 नंबर आए, 16 परसेंटाइल प्राप्त हुए थे। यदि उसका टी स्कोर 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो उसका टी स्कोर क्या होगा? यानी मीन जो है वो 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है उसका, तो वो जो अगर जेड स्कोर में देखते हैं तो जेड स्कोर के हिसाब से वो उसका जो ये है 1 परसेंटाइल आगे है, -1 जाएगा। तो जेड स्कोर में तो 15 प्लस 10 माइनस 50 प्लस 1 10 होता है, -1 अगर करते, अगर 50 से 1 माइनस करते हैं तो वो 40 हो जाएगा। द राइट आंसर इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोकस ग्रुप इन्वॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हाँ, and focus group involve interaction among participant moderated by the researcher. फोकस ग्रुप जो है अनस्ट्रक्चर नहीं होता है, ये जो है असर्शन इसका रॉन्ग है। एंड कहता है कि फोकस ग्रुप इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट मॉडरेट बाय द रिसर्चर, ये बिल्कुल सही है। तो द राइट आंसर इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 अरिमा जो ऑटो रेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल इज स्पेशली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम। कहता है कि अरिमा का जो मॉडल है किस प्रकार के डेटा का विश्लेषण में उपयोगी होता है? फैक्टोरियल डिजाइन, टाइम सीरीज, ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन, क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट डिजाइन विद नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप। तो अरिमा जो है वो किसके लिए होता है? फोरकास्टिंग और एनालाइजिंग टाइम सीरीज के लिए होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर वेरिएंस इन 5 ग्रुप रैंडमाइज्ड अनोवा विद 12 सब्जेक्ट पर ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं? 12, और कितना ग्रुप है?
5 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है एरर का होता है n माइनस के। तो n हमारा जो कितना है, n यानी ग्रुप, n n जो है नंबर कितना है, 5 ग्रुप है और हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं, के जो है वो सब्जेक्ट हो गया, n माइनस के यानी 12। तो 12 इंटू 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, अगर एक ग्रुप में 5 है और 5 ग्रुप है और एक ग्रुप में 12 है तो टोटल n जो हमारा बनेगा वो 60 बनेगा और 60 माइनस 5 जो होता है वो 55 होगा। द राइट आंसर इज 55। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से, पैराग्राफ में कहता है अ रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉल। शी एक्सपेक्टेड दैट retention interval would moderate the effect of organization of material. She varied A at the 3 level, low organization, moderate organization and high organization. She varied at 2 level, short retention interval and long retention interval. The subject were randomly assigned to the different groups. Each subject received the list of words with specified level of reorganization. Each of them learned the list up to one errorless trial and tested after a specified level of organization. Each of them learned the list of the errorless trial and was tested after the specified retention interval. All the subjects had also received the intelligence test. The number of items recalled by the subject was dependent variable. The data were analyzed by appropriate ANOVA treating intelligence as a covariate. The partial results are given here. पार्शियल रिजल्ट में क्या फाइंड आउट होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल वाज 255, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर वेरिएंस वाज 115 and the F ratio for interaction A into B was 0.95. हिंदी में इसका पैराग्राफ देखते हैं। कहता है कि एक शोधकर्ता जो है पदार्थ के संगठन का स्मरण पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहती थी। उसने उपेक्षा की कि अवधारण अंतराल पदार्थ के संगठन के प्रभाव को माध्यम करेगा। उसने ए को 3 स्तरों पर परिवर्तित किया, निम्न संगठन, मध्यम संगठन और उच्च संगठन। उसने बी को 2 स्तरों पर परिवर्तित किया, लघु अवधारण अंतराल एंड दीर्घ अवधारण अंतराल। यानी विषयों को रैंडम रूप से विभिन्न समूहों को विभाजित किया गया। प्रत्येक विषय को निर्दिष्ट संगठन स्तर वाले शब्दों की सूची दी गई और उनमें से प्रत्येक को एक त्रुटि रहित परीक्षण तक सूची सीखी गई और निर्दिष्ट अवधारण के अंतराल के बाद उनका परीक्षण किया गया। सभी विषयों ने बुद्धि परीक्षण भी किया। विषय द्वारा स्मरण की गई वस्तुओं की संख्या आश्रित चर थी। बुद्धि को सहचर मानते हुए उपयुक्त अनोवा द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। आंशिक परिणाम ये हुआ कि पदार्थ के संगठन ए के वर्गों का योग जो था वो 255 था। त्रुटि विचरण के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि 115 थी और इंटरेक्शन जो एफ रेशियो था 0.5 था। तो इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो पैराग्राफ है वो किसका है, ये एनोवा का पैराग्राफ है। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 255, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 115, द एफ रेशियो इंटरेक्शन जो दिया हुआ है 0.95 दिया हुआ है। मेथोडोलॉजी में क्या किया गया, सब्जेक्ट वेयर रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ग्रुप, learned list of word and errorless list and were tested after a specified retention interval.
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द डिजाइन इन द एबव स्टडी कैन बी बेस्ट लेबल्ड एड, यानी जो उपरोक्त अध्ययन में जो डिजाइन दिया हुआ है वो कैसा लेबल किया जा सकता है। रैंडमाइज सिंगल फैक्टर 6 ग्रुप डिजाइन विद अ कोवेरिएट, randomized balanced 3 into 2 6 factorial design with covariate, and randomized unbalanced 3 into 2 factorial design with a covariate, randomized 3 into 2 block factorial design with a covariate। बैलेंस और अनबैलेंस हम डिसाइड करते हैं कि जितना आपका n आता है और जितना आपका ग्रुप होता है उससे डिवाइड करते हैं, और अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता वो अनबैलेंस होता है, अगर डिवाइड हो जाता है सबको इक्वली अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो ये बैलेंस डिजाइन होता है। तो जो ऊपर वाले में हमने देखा था तो उसके हिसाब से जो डिजाइन बनता है वो है रेंडमाइज्ड तो है ही 3 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन विथ कोवेरिएट, अनबैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल वुड बी, मीन ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू जो की है उसमें 127.50 बनेगा। फ्रॉम द एबव रिजल्ट it can be conducted that main effect of organization is significant, main effect of organization is non-significant, retention interval does not moderate the effect of organization, and retention interval moderate the effects। तो moderate means क्या होता है, interaction, moderation means यानी interaction effect। interaction effect क्या हो सकता है, interaction ये इंटरेक्शन जो है इफेक्ट जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है, जब मॉडरेट डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप, यानी जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो द आंसर इज रिटेंशन इंटरवल डज नॉट मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर यूज्ड, तो कितने सब्जेक्ट हैं, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ था वो कितना था 115। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है n माइनस के माइनस 1 है, तो n जो है हमारा 115 दिया हुआ है, तो n इक्वल 115, n माइनस 9 n इक्वल 122। 122 कैसे होगा, अगर n इधर आता है तो 115 plus 7 equal 122, the total subject is 122। क्वेश्चन नंबर 15 के व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कोवेरिएट, यानी ये जो पैराग्राफ है वो अनुवा का नहीं अनकोवा का है, तो अनकोवा का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अनकोवा का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, तो कोवेरिएट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। In a study, 25 subjects performed the same task under the three conditions: relaxed, moderately stressed, and highly stressed. The suitable analysis of variance was carried out. The degree of freedom for the condition into subject interaction used the estimate of error variance would be, यानी कहता है कि एक अध्ययन में 25 प्रतिभागियों ने एक ही कार्य को 3 स्थिति में किया, आराम की स्थिति में, मीडियम स्ट्रेस एंड हाई स्ट्रेस में। तो कहता है कंडीशन जो था, कंडीशन इनटू सब्जेक्ट यानी जो इंटरेक्शन हुआ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है
वो कितनी होगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है k-1, इंटरेक्शन में क्या होता है k-1 इंटू n-1। तो k जो हमारा है यानी k हुआ, k ग्रुप कितना है, तो लेवल जो है वो 3 है, तो 3 - 1 और n कितना है 25, 25 - 1 यानी 2 इंटू 24 इक्वल 48। द राइट आंसर इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन रीजन में कहता है, असर्शन में कहता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इन द हाईली प्रेफर्ड मेथड इन इथोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में इथोलॉजिक में अधिक पसंदीदा विधि है। और रीजन क्या कहता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वर बायस। ये जो है आंसर जो होगा ये ए इज ट्रू, बट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन फ्री फ्रॉम बायस नहीं हो सकता है, वो बायस हो सकता है। द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इन अ 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन with a and b as the 2 IV and the F ratio MSA into B by MSE is statistically significant, it implies that यानी 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन में अगर MSA into MSB by MSE का F मान महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ क्या होगा? There is crossover interaction, there is disordinal interaction, there is either crossover or disordinal interaction, there are both disordinal और non cross interaction। यानी कहता है कि जो इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन होता है सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि आईवी का जो इफेक्ट है दूसरे पर निर्भर है, पैटर्न क्रॉसओवर और डिसऑर्डिनल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ताकि हम आगे इसको पोस्ट हो कर सके। तो इसलिए द राइट आंसर वुड बी देयर इज आइदर क्रॉस ओवर और डिसऑर्डिनल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन काई स्क्वायर से है। द काई स्क्वायर कंप्यूटेड फॉर कंटीजेंसी टेबल वाज based on 6 degree of freedom if the contingency table had a 3 row and how many column would it have। तो जो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है रो -1 इंटू कॉलम -1, तो रो हमारा जो दिया हुआ है वो 6 दिया, सॉरी रो जो है हमारा कितना है, काई स्क्वायर कंप्यूटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दिया हुआ है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 6 इक्वल आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 - 1 इंटू कॉलम तो हमें पता नहीं है तो c -1 होगा, तो 3 - 1 यानी 2, कॉलम -1 यानी से c -1, तो 6 का करते हैं, 6 अगर इधर आता है देन 6 c -1 इक्वल 3, तो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है अ साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू स्टडी मटेरियल लव बिटवीन हैंडसम हस्बैंड एंड वाइफ इन अरेंज एंड लव मैरिज। 50 अरेंज मैरिज कपल एंड 50 लव मैरिज कपल वेयर randomly chooses and both husband and wife were administered marital love scale. The data should be analyzed by factorial ANOVA for independent group, factorial ANOVA for repeated measure, mixed factorial ANOVA and randomized one way ANOVA। यानी कहता है कि एक मनोवैज्ञानिक ने
एक आयोजित किया, तो उसमें प्रेम विवाह पति पत्नी के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में वो अध्ययन करना चाहा। 15 जो है वो अरेंज मैरिज को और 15 लव मैरिज को दोनों को चुना। पति और पत्नी दोनों को मापा गया, डेटा का विश्लेषण किया गया। तो कहता है कि वहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो अगर मैरिज टाइप क्या है, अरेंज वर्सेस लव इज यानी बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर एंड स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ इज अ विद इन सब्जेक्ट, यानी कि ये जो है बिटवीन और विद इन दोनों है, कंबाइन को क्या करते हैं, मिक्स फैक्टोरियल अनोवा करते हैं। द राइट आंसर इज मिक्स फैक्टोरियल अनोवा। अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से है। पैराग्राफ में कहता है कि रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ specific drug on the objectivity of rats. He suspected if the effect of drug is moderatory by temperature. He varied drug dosage at 3 levels: no drug, placebo, low drug and high drug. लो ड्रग का जो है वो 5 mg दिया हुआ है एंड हाई ड्रग का दिया हुआ है 10 mg एंड ही वेरी टेम्परेचर एट 2 लेवल। यानी जो रिसर्चर का एम क्या है, रिसर्च का एम जो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ड्रग एंड टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ रैट वेयर द टेम्परेचर मॉडरेट द इफेक्ट। और क्या मेथोलॉजी यूज किया गया है, ड्रग का डोजेज जो है वो 3 लेवल पे है, लो और नो, लो और मीडियम। टेम्परेचर का भी 2 लेवल दिया हुआ है, 25 सेल्सियस। फैक्टर ए में ड्रग डोज है और फैक्टर बी में क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है। 15 रेट को क्या किया गया है, रेंडमली असाइन किया गया है और ईच ग्रुप में कितने हैं, 6 ग्रुप है। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी जो है स्कोर वे आर मेजरिंग यूजिंग एक्टिविटी व्हील। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा का कंडक्टेड किया गया है। फाइंडिंग में क्या आता है, इंटरेक्शन इफेक्ट जो है बिटवीन ड्रग डोजेज एंड टेम्परेचर MSA into B. MSE was statistically significant at 0.1 लेवल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 1 में कहता है फ्रॉम द एबव पैराग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द assumption of homogeneity of variance, यानी कि ऊपर दिए गए जो पैराग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, वायलेटेड है, satisfied है, cannot be evaluated in the absence of relevant data, suggested square root transformation of data in case। तो पैराग्राफ में जो है ये कहता है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो था वो सेटिस्फाइड था। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तुम्हारा टोटल एन जो है वो 90 है और एरर का क्या होता है n-k, यानी 90 - 6 इक्वल 84। द राइट आंसर इज 84। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है फ्रॉम द सिग्निफिकेंट एफ रेशियो MSA into B। जहां भी देखते हैं A into B यानी कि इंटरेक्शन है, A है और B है, मीन स्क्वायर A और मीन स्क्वायर B and MSE, it can be inferred that the main effect of drug dosage is significant, the main effect of temperature is significant, the effect of drug dosage is moderated by temperature,
The main effect of drug dosage, temperature and interaction all are significant. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में देख लेते हैं। कहता है कि MSA इंटू F रेशियो में MSA इंटू B में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दवा की खुराक मुख्य रूप से प्रभावपूर्ण है, तापमान की मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण है, तापमान और दवा की खुराक के प्रभाव को मॉडरेट करता है और दोनों मुख्य प्रभाव और इंटरेक्शन सभी महत्वपूर्ण है। आप भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वैसे तो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन एफ रेशियो इंडिकेटेड दैट द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन लेवल ऑफ अदर, यानी कि टेम्परेचर जो है एक चर जो है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्तर को निर्भर करता है। द राइट आंसर इज आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, what would be the degree of freedom for the interaction term? इंटरेक्शन टर्म में क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम a into a minus 1 into b minus 1, a यानी मतलब जितना भी उसका लेवल है तो उसके हिसाब से होता है। तो a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, तो a का जो लेवल था वो 3 लेवल था एंड b का लेवल था वो 2 लेवल था, यानी 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2 और 2 माइनस 1 इक्वल 1। द राइट आंसर इज 2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका है? इंटरेक्शन का। एरर का क्या होता है? n माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा पैराग्राफ का। सिंस द एफ रेशियो MSA इंटू बी बाई MSE इज सिग्निफिकेंट, इट वुड बी डिजायरेबल टू कैरी आउट, यानी कहता है कि क्योंकि एफ रेशियो जो है इम्पोर्टेंट है, उपयुक्त, अगला कदम क्या होगा? अगर एफ रेशियो सिग्निफिकेंट होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? पोस्ट हॉक कंपैरिजन फॉर द 3 लेवल ऑफ ए, पोस्ट हॉक कंपैरिजन ऑफ द 2 लेवल ऑफ बी, compute 3 into 2 मनोवा, सिंपल इफेक्ट एनालिसिस। तो क्या करेंगे? अगर सिग्निफिकेंट जो है इंटरेक्शन रिक्वायर एग्जामिन हाउ ए बिहेव एट ईच लेवल ऑफ बी, वाइस वर्सा क्या होता है? पोस्ट हॉक टेस्ट आर इनअप्रोप्रिएट, सिंपल इफेक्ट एनालिसिस इज द करेक्ट नेक्स्ट स्टेप। यानी कहता है कि इंटरेक्शन मिलने पर आवश्यक है प्रत्येक स्तर का चर के सरल प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा, यानी सिंपल इफेक्ट एनालिसिस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग से। लिस्ट 1 में डिजाइन दिया हुआ है, लिस्ट 2 में फीचर दिया हुआ है। randomized block design, factorial design, single factor repeated measure design, design with a covariate। तो और इसका जो फीचर दिया हुआ, इच सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट अंडर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एनालिसिस द डेटा फॉर मैच ग्रुप, सुटेबल फॉर स्टडिंग इंटरेक्शन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इम्प्लाई स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो रैंडमाइज फर्स्ट जो कहता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में क्या होता है? रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में हम करते हैं एनालिसिस द डेटा फॉर मैच ग्रुप का। फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इंटरैक्शन का। एंड सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर डिजाइन, सिंगल फैक्टर रिपीटेड डिजाइन में क्या करते हैं? सेम पार्टिसिपेंट को अलग अलग कंडीशन में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। द राइट आंसर इज 1।
एंड जो बच जाता है वो क्या है, डिजाइन विथ कोवेरिएंट। डिजाइन विथ कोवेरिएंट में क्या करेंगे कि इम्प्लाई जो है, एम्प्लॉय स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। द राइट आंसर इज ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। तो ये किस में है, ए का 2 जो है, ए का 2 3 में भी है, 4 में भी है, बट ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड पीसीए। निम्नलिखित में से पीसीए के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 में कहता है यूनिटी आर रिटेन on the diagonal on correlation matrix. The first principal component explain maximum variance, बिल्कुल सही है। And the first principal component to explain maximum variance, PCA follow the common factor model, PCA yield oblique unrotated factor. A is unity 1 are written on the diagonal of the correlation. यूनिटी में कैसे बनता है, जैसे एक बॉक्स यहाँ ऐसे 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 डायगोनल बनता है, तो 1 is true एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मैक्सिमम वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कहता है कि कॉमन फैक्टर एनालिसिस रिमूव यूनिक वेरिएंस, पीसीए वाज नॉट डजंट, ठीक है, पीसीए कॉमन फैक्टर को नहीं करता है। एंड पीसीए कंपोनेंट आर ऑर्थोगोनल नॉट ऑब्लिक, तो ये भी गलत है। द राइट आंसर इज 1, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये पैराग्राफ में कहता है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। अ रिसर्चर वांटेड टू प्रेडिक्ट academic achievement using intelligence test. ITA intelligence test. B type of school, rural and urban, and conscientiousness and predictors. C used multiple regression analysis. She collected data on 200 students on all variable. The OLS estimator was used. The F is 8.9 और P जो क्या है 0.1 से लेस देन 0.1 for the entire model. In individual predictor analysis, IT was intelligence test. B was insignificant predictor. The suitable test indicated homoscedasticity. The model R square is 60.64 and adjusted R is 0.59. Both intelligence tests are significant. यानी जो ऊपर का जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या निकलता है, इंटेलिजेंस टेस्ट ए और इंटेलिजेंस टेस्ट बी दो प्रकार का प्रेडिक्टर यूज किया गया है। एंड सैंपल साइज जो है कितना, हमारा सैंपल साइज 200 है। मेथड कौन सा यूज किया गया है, ओएलएस एस्टिमेटेड यूज फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। एंड एफ रेशियो जो दिया हुआ है 8.9 और पी वैल्यू जो दिया लेस देन 0.0, जो मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आर स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ, आर स्क्वायर 0.64 एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.59। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बी वाज सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर और एजम्पशन जो है सुटेबल टेस्ट इंडिकेटेड होमोसेडासिटी एंड कोरिलेशन जो है बोथ इंटेलिजेंस टेस्ट वेर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड विद द क्राइटेरियन वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट एंड ईच अदर। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय आर स्क्वायर इन द पैसेज। यानी आर स्क्वायर जो है
वो पैराग्राफ में क्या इंडिकेट करता है? 64% variance is explained, 80% variance is explained, 32% variance is explained and 36% variance is explained. तो हमारा जो वो दिया हुआ था पैराग्राफ में R जो दिया हुआ था 0.84, अगर R का स्क्वायर करते हैं तो 0.64 यानी 64% वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है। Question number 29. What kind of variable is a type of school in the passage? यानी कि जो पैराग्राफ में टाइप ऑफ स्कूल दिया गया था वो किस प्रकार का वेरिएबल है? मॉडरेट वेरिएबल है, मीडिएटर वेरिएबल है, डमी वेरिएबल है, क्वाज़ी कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्या है? तो टाइप ऑफ स्कूल जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। कैटेगोरिकल में क्या होगा? जैसे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, रिग्रेशन इट इज रिप्रेजेंटेड डमी कोडेड वेरिएबल। The right answer is C. Question number 30. Which of the following is correct for F for the entire model? यानी पूरे जो मॉडल है उसमें F के डिग्री सही रूप से निकालिए। तो नंबर ऑफ डिग्री न्यूमरेटर ऑफ डिग्री फ्रीडम कितना है? नंबर ऑफ प्रेडिक्टर 4 था। डिनोमिनेटर जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल n-k-1, यानी कि n जो दिया हुआ है 195, रिपोर्टेड मॉडल f इज 41, ये 4 होगा एंड 195 A. Which of the following is correct about residual variance in the passage? यानी रेजिड्यूअल वेरिएंस के बारे में कौन सा कथन सही है? इट इज कोरिलेटेड विद प्रेडिक्टर वेरिएबल, इट इज कोरिलेटेड विद क्राइटेरियन वेरिएबल, इट इज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी क्यों होगा? कहता है कि स्टैंडर्ड रिग्रेशन assumption रेजिडुअल एरर यानी एरर वेरिएंस शुड बी रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट, नॉट सिस्टमैटिकली रिलेटेड टू प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन। यानी रिग्रेशन का जो मानना है कि अवशिष्ट यादृच्छिक रूप से वितरित होने चाहिए और प्रेडिक्टर से व्यवस्थित संबंध होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आंसर इज 4 D. It is randomly distributed. Question number 32. Question number 32 में कहता है which of the following is the reason for insignificance of beta of ITB? यानी कि ITB के B के असार्थक होने से कौन सा कारण है? होमो हेट्रोसेडासिटी, पुअर प्रेडिक्टिव पावर, स्मॉल सैंपल साइज या मल्टी कोलिनियरिटी। यानी कहता है मल्टी कोलिनियरिटी में क्या होता है कि व्हेन प्रेडिक्टर आर हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर, मल्टी यानी कि एक से ज्यादा, तो मल्टी कोलिनियरिटी में क्या होता है? इन फ्लैट AC एंड कैन मेक इंडिविजुअल B's non-significant can despite overall R square being large। यानी भविष्य वक्ताओं के बीच उच्च सहसंबंध होने पर B मानों की त्रुटियां बढ़ जाती है और क्या होता है? इंडिविजुअल B जो है असार्थक दिखाई दे सकता है, इसलिए ये मल्टी कोलिनियरिटी का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है after the general election in country, social psychologists interviewed 200 voters to study their attitude toward the winning party. This is example 4। यानी कहते हैं किसी देश में आम चुनाव के बाद
एक सामाजिक मनोविज्ञान ने 200 मतदाताओं का साक्षात्कार लिया ताकि विजयी पार्टी के प्रति उनकी मनोवृत्तियां का अध्ययन किया जा सके। यह किस टाइप का उदाहरण है? फील्ड एक्सपेरिमेंट, एटीट्यूड चेंज एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन स्टडी एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका जो राइट आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है? जो इंसिडेंट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, उसको उस वेरिएबल को ना वो कंट्रोल कर सकता है ना उसको चेंज कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is are example of continuous organismic variable? Gender, heartbeat per minute, trial required to learn, list of CVC trigram and intelligence। यानी पहले तो ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल क्या होता है। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जो होता है वो नेचुरली अकर होता है, कैन टेक मेनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हार्ट रेट होता है, हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो ऑर्गेनिज्मिक यानी कि जो हमारा वो बॉडी से रिलेटेड है। तो जेंडर नहीं है, जेंडर तो हमें नाम दिया गया है। सीवीसी ट्राइग्राम नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो जेंडर है, ये सॉरी जेंडर नहीं, हार्ट बीट है एंड इंटेलिजेंस है, जो कि कंटिन्यूअस भी है। अगर हार्ट बीट आता है तो वो कंटिन्यूअस यानी इसका पॉइंट में आता है आंसर। द राइट आंसर इज आंसर सी। क्वेश्चन नंबर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आज की वीडियो में इतना ही था। इसका एक पार्ट और बचेगा और बहुत जल्द ही पार्ट 4 अपलोड करते हैं और हमारा रिसर्च खत्म हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो शुरू होगा वो टेस्टिंग शुरू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।